चलिए स्टूडेंट, क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आज की क्लास में हमें डिस्कस करना है रिड्यूसिंग अ पैराबोलिक इक्वेशन टू इट्स कैनोनिकल फॉर्म। कैनोनिकल फॉर्म को नॉर्मल फॉर्म भी बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा कि प्रीवियस के लेक्चर्स में हमने क्या बात करा है जी। पहले थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, उसके बाद हम इस टॉपिक को शुरू करेंगे, वर्किंग रूल को जानेंगे, फिर कुछ एग्जाम्पल्स भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आइए प्रीवियस के क्लास को समझिए। देखिए, हमने लास्ट क्लासेस में सीखा था जी, सेकंड ऑर्डर लीनियर पीडी जो होता है उसका जनरल फॉर्म होता है आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू जीरो। ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं पे ये ऐसा भी मिल सकता है कि यहाँ पे इसको कैपिटल ए बोल देगा, यहाँ पे बोल देगा यू का, जेड का डिफरेंशिएशन 2/x के रिस्पेक्ट में, तो रिप्रेजेंटेशन अलग हो सकता है, पर मेन मीनिंग जो है वो यही है कि सेकंड ऑर्डर लीनियर पीडी का जनरल फॉर्म ये होता है। और आप सभी बच्चों को पता है, मैंने क्लासिफिकेशन बताया था कि ये जो सेकंड ऑर्डर का लीनियर पीडी है वो या तो हाइपरबोलिक होगा, या पैराबोलिक, या तो एलिप्टिक। तो ये तीन तरीके में से कोई एक हो सकता है। हमने लास्ट क्लासेस में आपको समझाया था कि अगर ये सेकंड ऑर्डर का लीनियर पीडी हाइपरबोलिक होता है, हाइपरबोलिक का मतलब स्टूडेंट कंडीशन क्या था, तो हाइपरबोलिक का कंडीशन था कि एस स्क्वायर माइनस 4RT ये जो क्वांटिटी है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तब जाकर के हाइपरबोलिक होता है। और अगर ये गिवन पीडी हाइपरबोलिक होता है तो उस केस में हमने कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा था। याद होगा प्रीवियस का लेक्चर्स, जिसमें हमने स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6, 5-6 स्टेप्स में हम जाकर के सेकंड ऑर्डर लीनियर पीडी जो कि हाइपरबोलिक है उसको हम कैनोनिकल में कन्वर्ट करते थे। आज की क्लास में हमें ये सीखना है कि अगर ये सेकंड ऑर्डर लीनियर पीडी हमारा पैराबोलिक हो, ठीक ना, अगर ये पैराबोलिक हो तब किस तरीके से कैनोनिकल में कन्वर्ट करेंगे। पैराबोलिक का कंडीशन क्या था स्टूडेंट्स, जैसे कंडीशन था कि एस स्क्वायर माइनस 4RT इज इक्वल टू जीरो। अगर इस तरीके से रहे तो हम इसको पैराबोलिक है ना जी। तो आइए आज के क्लास को शुरू करते हैं। और ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे पिछले लेक्चर्स देखे हैं, कैनोनिकल फॉर्म सबसे पहले क्लासिफिकेशन मैंने बताया, फिर कैनोनिकल फॉर्म का वर्किंग रूल एक एग्जांपल बताया, फिर एक लेक्चर्स में सिर्फ एग्जांपल एक दो को बताएं, फिर उसके बाद स्टूडेंट आज हम डिस्कस कर रहे हैं पैराबोलिक से कैनोनिकल में कैसे जाते हैं। तो इसको समझने से पहले अगर आप ये समझ चुके हैं तो भाई आपके लिए कुछ है ही नहीं, सारा प्रोसीड्यूर जो था हाइपरबोलिक का वही यहाँ पे रहेगा, बस यहाँ पे छोटा सा नया कॉन्सेप्ट लगेगा, बाकी सारा चीज सेम रहेगा। तो इसलिए से आपको रिकमेंड करेंगे कि भाई पहले ये सब देख लीजिएगा तभी इसको देखिएगा। हम इसको देख चुके हैं, आप ऐसा देख चुके हैं, उसी को हम मान के चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं कि रिड्यूसिंग अ पैराबोलिक इक्वेशन टू इट्स कैनोनिकल फॉर्म। उम्मीद है पिछला टॉपिक जो है क्लियर है। एक बार फिर भी हम चाहते हैं कमेंट करके बताइए सारे बच्चे कि क्या ये हाइपरबोलिक वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है, कि अगर ये सेकंड ऑर्डर लीनियर पीडी हाइपरबोलिक के फॉर्म में रहे तो क्या आप रिड्यूस कर सकते हैं कैनोनिकल में। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। चलिए बिल्कुल क्लियर है, वेरी गुड। चलिए तो आते हैं, अब हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, सिंपली हम डायरेक्ट वर्किंग रूल से बात करते हैं कि अगर कोई सेकंड ऑर्डर का लीनियर पीडी इस फॉर्म में रहे, पैराबोलिक में रहे, तो किस तरीके से उसको हम रिड्यूस करते हैं। आइए हम उसको देखते हैं क्या है भाई। तो सबसे पहले वर्किंग रूल लिखिए, यहाँ पे लिखिए वर्किंग रूल। वर्किंग रूल में सबसे पहले स्टूडेंट स्टेप 1 एकदम जो सेम वहां पे हाइपरबोलिक में था वही स्टेप 1 यहाँ पे भी होगा। स्टेप नंबर 1 क्या था, वहां पे भी जो था वही यहाँ पे, द गिवन पीडी इज, लेट द गिवन पीडीई इज, मान लीजिए क्या क्या दिया हुआ है, तो सेम वही चीज आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल टू जीरो। इस तरीके से हो कि आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस दिस इक्वल टू जीरो। मान लीजिए कि ये हमारे पास गिवन पीडी है, दिस इज रिलेशन नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, चूंकि हम बात कर रहे हैं पैराबोलिक का, तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये पैराबोलिक है कि नहीं है। तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि यहाँ पे हेयर एस स्क्वायर माइनस 4RT इज इक्वल टू जीरो, किसका जो वैल्यू है वो जीरो के बराबर है, दैट इज पैराबोलिक इक्वेशन, दैट इज पैराबोलिक इक्वेशन, दैट इज पैराबोलिक इक्वेशन। ध्यान दीजिएगा, हम ना इसको पहले से भी लिख करके रख सकते थे, लेकिन हम चाह रहे हैं कि धीरे धीरे लिखे, साथ साथ लिखे, ताकि आप इसको एकदम खूब अच्छे से समझ पाए। एकदम जो जैसे से वर्किंग रूल हम बता रहे हैं वैसे वैसे आप समझते भी जाए। ऐसा नहीं
ऐसा भी किया जा सकता है कि भाई फटाफट सब पहले से टाइप किया हुआ रहता, ऐसे ऐसे बता देते, पर कोई नहीं, अपने पास समय है, हम आराम से इसको धीरे धीरे चलते हैं। तो सबसे पहला क्या कि पैराबोलिक इक्वेशन को कैनोनिकल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि वो पैराबोलिक है कि नहीं है। तो स्टेप 1 बस इतने हैं। स्टेप 1 में ये बोला गया कि लेट द गिवन पीडी इज दिस हियर एस स्क्वायर माइनस 4 rt इक्वल टू 0, दैट इज पैराबोलिक इक्वेशन। मतलब ये चेक करना होता है। स्टेप 1 यही बोल सकते हैं कि आप लिख भी सकते थे कि यहाँ पे चेक कर रहे हैं, मतलब चेक फॉर दिस, ये पहला स्टेप यही कहता है बस। अगर पैराबोलिक इक्वेशन हो गया तो स्टेप 2, जैसे वहां पे हाइपरबोलिक में क्या था, लैम्डा क्वाड्रेटिक, यहाँ पे भी लिखेंगे। स्टेप 2 क्या है, लैम्डा क्वाड्रेटिक लिखेंगे कि राइट लैम्डा क्वाड्रेटिक, राइट लैम्डा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट लैम्डा क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरीके से जी, तो आर एच टी याद है आपको, आर लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा प्लस टी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक बात समझिएगा स्टूडेंट, आप सब बच्चों को याद होगा कि जब हम लोग हाइपरबोलिक के केस में कर रहे थे, तो हाइपरबोलिक के केस में जब हम इस लैम्डा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे, तो वहां पे जो है ना क्या आता था याद है, लैम्डा का दो वैल्यू अलग अलग आता था, लैम्डा 1 और लैम्डा 2, दो रियल और डिस्टिंक्ट आता था। और हर बार जब भी हाइपरबोलिक हुआ तो दो रियल और डिस्टिंक्ट ही आएगा। लेकिन जब भी पैराबोलिक हुआ तो देखिए ना, याद है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी स्क्वायर माइनस 4ab अगर 0 होता है तो इक्वल रूट्स होता है, कुछ वही कहानी है कि एस स्क्वायर माइनस 4 आरटी अगर 0 के बराबर है तो इस लैम्डा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो दोनों रूट आएगा ना इक्वल आता है। समझे बात, इस लैम्डा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट आएगा इक्वल आएगा, मतलब एक 1 है तो दूसरा भी 1 ही आएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं, ये ध्यान रखिएगा कि राइट लैम्डा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दिया हमने, लेट लैम्डा 1, यहाँ पे लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 भी इक्वल रूट, यहाँ पे आएगा लेट लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 बी इक्वल रूट्स। ऑब्वियस है कि ये इक्वल आता है। एग्जांपल में देखिए, सबसे पहला स्टेप क्या बोला कि भाई आपको चेक कर लिए पैराबोलिक है कि नहीं। दूसरा स्टेप लैम्डा क्वाड्रेटिक लिखना है और लैम्डा 1 लैम्डा 2 का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे दोनों लैम्डा 1 दैट इज यहाँ पे कि लैम्डा 1 बराबर, देखिए लैम्डा 1 बराबर लैम्डा 2 बराबर मान लीजिए लैम्डा कुछ आ गया, मतलब दोनों का वैल्यू सेम आ गया मान लीजिए। तो फिर वही सेम जैसे वहां पे करते थे, पहला चेक किए फिर लैम्डा क्वाड्रेटिक, फिर तीसरा क्या होता है, तीसरा स्टेप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना है। यहाँ पे भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखाएगा, पर वहां पे दो लैम्डा 1 लैम्डा 2 था तो दो अलग अलग लिखा रहा था। यहाँ पे तो लैम्डा सिर्फ एक ही को है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 बराबर है तो मतलब सिर्फ लैम्डा ही आ रहा है, तो यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा था। यही डिफरेंस है दोनों में, हाइपरबोलिक वाले में और इस पैराबोलिक वाले में। हाइपरबोलिक वाले में दो लैम्डा का अलग अलग वैल्यू आता था तो दो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते थे। यहाँ पे एक ही को आ रहा है, इसीलिए मतलब एक ही को लिखाएगा। तो लिखेंगे स्टेप 3 में, स्टेप नंबर 3, स्टेप 3 क्या बोलता है, देन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, देन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा, dy बाई डी एक्स प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, क्योंकि लैम्डा 1 लैम्डा 2 तो बराबर है ना लैम्डा के, इसलिए लैम्डा इक्वल टू 0। सॉल्विंग दिस बाय सॉल्विंग दिस वी गेट, इसको सॉल्व करिएगा तो आपको मिलेगा फंक्शन ऑफ x, y इज इक्वल टू c1, आपको ये मिलेगा। तो आप इस f1 इसको मान दीजिए, जैसे आपको जो क्या मिलेगा, सॉल्विंग दिस वी गेट, देखिए ना थोड़ा सा सीधा लिखते हैं, बाय सॉल्विंग दिस वी गेट। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा कि फंक्शन 1 x, y इज इक्वल टू c1 मिल जाएगा। ठीक, तो क्योंकि एक ही को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकला तो एक ही को फंक्शन आएगा, है ना। अब इसके बाद का स्टेप क्या बोलता था कि आप u भी मानिए, पर यहाँ पे दो ही नहीं है जो u और v मानिएगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप u मानिएगा। तो इसके बाद का जो स्टेप है जरा ध्यान से सुनिएगा कि लेट स्टेप 4 नंबर 4 में स्टेप 4 इसको हम u मान लेते हैं कि लेट u इज इक्वल टू फंक्शन 1 हो गया यहाँ पे f1 x, y, ये u हो गया। अब चूंकि स्टूडेंट v तो है नहीं यहाँ पे,
फिर से ध्यान से सुनिएगा हाइपरबोलिक और इसमें क्या डिफरेंस है। हाइपरबोलिक में भी सेम यही काम करना होता है, तो चेक करना है हाइपरबोलिक है कि नहीं, पैराबोलिक में भी चेक करिए पैराबोलिक है कि नहीं। फिर उसमें भी लैम्डा क्वाड्रेटिक लिखना पड़ता था, यहाँ भी लिखना है। वहां पे अलग अलग रियल वैल्यू आता था लैम्डा का, यहाँ पे दोनों सेम आता है। और जैसे सेम आया तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख दिए एगो, उसके बाद सॉल्व किया तो यहाँ f1 xy इक्वल टू c1 आ गया। ठीक है, अब जो भी वैल्यू आया है उसको आप जनरली u मान दीजिए। अब फिर दूसरा v कहाँ से लेंगे, तो v हम अपने हिसाब से लेंगे। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे जो दूसरा वैल्यू होता है u के बाद जो v होता है वो खुद से कंसिडर करना होता है। कैसे कंसिडर करेंगे बताएंगे आपको, जरा लिखिए u कंसिडर किए हम, u मान लिए इसको। अब फिर लिखिए एंड कंसिडर v इक्वल टू फंक्शन 2 ऑफ x, y। ये हम खुद से कंसिडर करें फ्रॉम ऑन साइड, है ना, कहां से, तो फ्रॉम ऑन साइड, मतलब अपने साइड से इसको हम कंसिडर कर रहे हैं। पर इस तरीके से एन आर्बिट्री फंक्शन, ये क्या है, एन आर्बिट्री फंक्शन, एन आर्बिट्ररी फंक्शन। ठीक है, और इस तरीके से कंसिडर करना है विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ f1, विच इज independent of f1 of x, y। that is independent कहने का मतलब है कि that is जैकोबियन, है ना, जैकोबियन j of u and v, जैकोबियन j u of u and v is non-zero, is non-zero, is non-zero। अब ये क्या लिखा हुआ है थोड़ा सा समझिएगा, पहले लिख लीजिए उसके बाद समझाते हैं आपको हम। दैट इज जैकोबियन जे का मतलब है कि जैकोबियंस ऑफ u कॉमा v विथ रिस्पेक्ट टू जैकोबियंस x कॉमा y, इसी के रिस्पेक्ट में है। कैसे निकलता है जैकोबियंस, आपने मल्टीवेरिएट कैलकुलस में पढ़ा है ना। तो जैकोबियंस मीन्स की डेल u बाय डेल x, फिर यहाँ पे डेल u बाय डेल y हम बताएंगे अभी, ठीक है, परेशान नहीं होना है। डेल v बाय डेल x, फिर यहाँ पे डेल v बाय डेल y, जस्ट एक डिटर्मिनेंट है। इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, इसका वैल्यू कैसे निकलेगा जी, तो डेल u बाय डेल x इंटू में डेल v बाय डेल y माइनस डेल u बाय डेल y के साथ ये गुना हो जाएगा, तो डेल u बाय डेल y के साथ गुना में होगा डेल v बाय डेल x, ये होगा, और विच इज नॉन जीरो होना चाहिए। इस स्टेप को थोड़ा बहुत ही बारीकी से समझिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए ये स्टेप क्या कहता है, थोड़ा सा बारीकी से समझिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट ये क्या कह रहा है, अभी तक तो सीधा था कि भाई हम स्टेप नंबर 3 तक लेकर के आ गए थे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखे थे, और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखने के बाद हमने कहा कि अब इसको सॉल्व करके f1 ऑफ xy इक्वल टू c1 निकाली, जैसे हाइपरबोलिक में आपने निकाला था। ठीक है, उसके बाद चौथा स्टेप ये कहता है कि भाई ये जो आपको आ रहा है उसको तो आप u मान दिए, ठीक है, जैसे हाइपरबोलिक में मान रहे थे हम लोग, इसको u मान दिए, लेकिन अब v कहां से लगेगा, तो v जो है अपने साइड से कंसिडर करेंगे हम, क्या कि एंड कंसिडर v इक्वल टू f ऑफ x कॉमा y, f2 ऑफ x कॉमा y, मतलब ये खुद से हम कंसिडर करेंगे। हो सकता है कि v का वैल्यू हम x स्क्वायर ले लें, या v का वैल्यू हम हो सकता है कि y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ले लें, या v का वैल्यू हम हो सकता है सिर्फ x ले लें, तो ये हम अपने साइड से कंसिडर करेंगे, है ना। पर ये ध्यान हमको रखना है, देखिए कि एंड कंसिडर v इक्वल टू f ऑफ 2 ऑफ x कॉमा y फ्रॉम ऑन साइड एन आर्बिट्री फंक्शन, ये जो है एक आर्बिट्री फंक्शन है विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ f1 ऑफ x, y, कि ये जो फंक्शन हम ऐसा कंसिडर करेंगे कि जो इससे इंडिपेंडेंट होना चाहिए। बस ये फंक्शन आप कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं कि f2 जो है ना, मतलब मींस की जो v है आप कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कुछ भी कंसिडर करिए, बस इतना ध्यान रखिए कि ये f1 से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अभी इंडिपेंडेंट पता कैसे करते हैं बच्चों, तो इंडिपेंडेंट पता करने के लिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लिखा गया है, बोला गया है कि एंड कंसिडर v2 फ्रॉम ऑन साइड एन आर्बिट्री फंक्शन विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ f1, कि वो f1 से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इसको पता कैसे करेंगे इंडिपेंडेंट है कि नहीं, तो उसी के लिए बोला गया कि दैट इज जैकोबियंस j ऑफ u एंड v इज नॉन जीरो, कि जैकोबियंस, चूंकि हम इसको v बोले हैं इसको u बोले हैं, अगर इस दोनों का जैकोबियंस निकालें
जैकोबियंस अगर नॉन जीरो आता है तो तब हम बोलेंगे दोनों इंडिपेंडेंट है। तो वही चीज है, तो हम इन दोनों का जैकोबियंस सिर्फ इसलिए निकाल रहे हैं कि हम चेक कर पा रहे हैं कि दोनों इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। बस इतना काम है कि आपने जो चूज करा है वो सही है कि नहीं, बस इसका यही काम है और कुछ काम नहीं है। ठीक, तो आपने जो भी मान लिया, आपने भी एक्सरसाइज जो भी माना, तो क्या कहती जैकोबियंस निकालिए। कैसे निकलते हैं जैकोबियंस? मल्टीवेरिएट कैलकुलस में शायद अभी तक आप लोग नहीं पढ़े हैं, है ना, पर बीबीयू के बच्चों को सेमेस्टर 3 में पढ़ाया गया है, कुछ बच्चों को सेमेस्टर 5 में पढ़ाया जाता है, अभी तक हो सकता है आपको आगे पढ़ाया जाएगा। तो जैकोबियंस मल्टीवेरिएट का पार्ट है। तो जैकोबियंस क्या होता है कि किसी u, v फंक्शन का अगर जैकोबियंस निकालते हैं किसके रिस्पेक्ट में, इसका जो इंडिपेंडेंट है, तो u किसके रिस्पेक्ट में, xy का वेरिएबल इंडिपेंडेंट, ये किसमें, xy में है। तो जब इसका इस uv का जैकोबियंस xy के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है तो सिंबॉलिकली ऐसे लिखते हैं कि डेल u v बाय डेल x, y। इसका मतलब होता है कि जैकोबियंस ऑफ u एंड v विद रिस्पेक्ट टू x एंड y जैसे दिखाते हैं। इसको निकलता कैसे है जी? तो बहुत सिंपल है कि जे का यहाँ पे जो u है ऐसे लगेगा, देखिए इससे पहले दोनों के रिस्पेक्ट में कर दीजिए कि u का डिफरेंस है तो x के रिस्पेक्ट में पार्शियली, फिर u का डिफरेंस है तो y के रिस्पेक्ट में पार्शियली, ये ऊपर काम हो गया। अब बस ये याद रखने के लिए बता रहे हैं। फिर एक से ये दोनों से कर दिए थे ना, अब आगे आइए, अब इससे v का डिफरेंस x के रिस्पेक्ट में, v का डिफरेंस है y के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट y के रिस्पेक्ट में, और यही डिटरमिनेंट है। ये डिटरमिनेंट तो सॉल्व करने आता है, ये किसको इससे गुना करेंगे, फिर इसको इससे, अगर इसका वैल्यू नॉन जीरो आ रहा है तो मींस u और v जो है इंडिपेंडेंट है। बस इतना ही डिफरेंस है पिछले वाले मेथड से। पिछला जो हमने हाइपरबोलिक सीखा था उससे बस यहाँ पे इतना ही डिफरेंस है कि u यहाँ से मिलता है, जैसे पिछले वाले हाइपरबोलिक में u और v दोनों मिल जाता था, इस बार नहीं है, इस बार u मिलता है, v खुद से लेते हैं। बस इसको यहाँ से चेक करते हैं हम लोग। उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। अब u और v मिल चुका है स्टूडेंट्स, तो फिर से सेम वही स्टेप जैसे हम वहां पे p q r s t निकालते थे और फिर लास्ट स्टेप पुट करके हो गया कैनोनिकल फॉर्म। तो अब अंतिम स्टेप जो स्टेप 5 और स्टेप 6 है वो तो सेम है। स्टेप 5 क्या जरा लिखिए कि बाय नाउ स्टेप 5 में क्या लिखेंगे, फाइंड p q r s एंड t। p q r s t फाइंड करिए एज प्रीवियस, है ना, जैसे पिछले, जैसे पहले आप फाइंड करते थे हाइपरबोलिक में, वैसे ही आपको p q r s t फाइंड करना है। अब स्टेप नंबर ये कितना था जी, ये आपका स्टेप नंबर कितना है, स्टेप ये 5 है, यहाँ पे हमने लिखा नहीं था 5, ये स्टेप 5 है। अंतिम स्टेप लिखिए स्टेप नंबर 6। स्टेप 6 क्या होगा कि now substituting the value of p q r s t in the given pd, now substituting the value of p q r s and t in given pd, जो भी pd दिया हुआ उसमें पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, we get the canonical form of 1, we get canonical form, we get canonical form of given pd, कि जो भी pd दिया हुआ उसको हम कैनोनिकल फॉर्म पा लेंगे। ठीक है, और कैनोनिकल फॉर्म एज किस तरीके से पाएंगे, तो हम पाएंगे स्टूडेंट, देखिए जैसे आपको याद हो कि हाइपरबोलिक में हमको कैसे मिलता था भाई, हाइपरबोलिक में आपको अगर याद हो बच्चों, तो हाइपरबोलिक में कुछ हमें ऐसा मिलता था। इस वाले केस में, हाइपरबोलिक केस में हमको मिलता था del 2 z बाय del u del v, del u यहाँ पर del v बराबर मिलता था फाई ऑफ u v z, फिर del u बाय del z, del u बाय del z कॉमा del v बाय del z, इस तरीके से मिलता था हाइपरबोलिक में। पर पैराबोलिक में क्या मिलेगा पता है, तो पैराबोलिक में थोड़ा अलग तरीके से मिलेगा। पैराबोलिक में मिलेगा कुछ इस तरीके से, del 2 u बाय del 2 z बाय del u स्क्वायर इक्वल टू फाई ऑफ u v z del z बाय del u del z बाय del v, इस तरीके से मिलेगा। या फिर जैसे यहाँ पे del 2 u था, या फिर ऐसे मिल सकता है del 2 z बाय del v स्क्वायर भी मिल सकता है, और ये सेम रहेगा। तो ये ऐसे मिल सकता है, इस दोनों में से कोई भी इस तरीके का फॉर्म जो है आपको मिल सकता है। तो जल्दी से एक बार सब लोग कमेंट करके बताइए कि क्या ये वर्किंग प्रोसीड्यूर सब बच्चों को समझ में आया। यहाँ पे जो 5-6 स्टेप हम बताएं, उम्मीद है कि अब आप कर पा रहे होंगे खुद से। देखिए एक दो क्वेश्चन करवाएंगे सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमने हाइपरबोलिक खूब अच्छे से समझ रखा है, पैराबोलिक में कुछ भी नया नहीं है, बस एक जगह नया था भी। तो देखिए
पहला स्टेप चेक करना है, दूसरा स्टेप लैम्डा क्वाड्रेटिक लिखना है, लैम्डा क्वाड्रेटिक को सॉल्व करिएगा तो सेम वैल्यू आ जाएगा। फिर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना है जो कि यहाँ पे एक ही को होगा। उसके बाद u यहाँ से मिल जाएगा, v खुद से सेलेक्ट करना है। अब ये v कैसे सेलेक्ट करना है तो ये प्रैक्टिस से आएगा, 2-3 क्वेश्चन करवाएंगे, सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो उसके बाद हम भी को चेक भी कर लेंगे कि इंडिपेंडेंट है कि नहीं u और v दोनों आपस में। उसके बाद फाइनली पी क्यू आर एस टी फाइंड करिए, फिर सबको सब्स्टिट्यूट कर दिए, कैनोनिकल फॉर्म मिल जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। एक क्वेश्चंस करवाते हैं, बहुत मजा से समझ में आएगा। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी हम डिस्कस करेंगे आप लोग के साथ। रिड्यूस क्या जी, del 2 z by del x2 प्लस 2 इंटू del 2 z by del u del v, सॉरी यहाँ पे तो del x del y है ना, del x del y प्लस del 2 z by is equal to 0 to canonical form। टू कैनोनिकल फॉर्म, इसको कैनोनिकल फॉर्म में आप रिड्यूस करिए। अच्छा एंड हेंस सॉल्व, उसको सॉल्व भी कर दीजिए, एंड हेंस सॉल्व इट, एंड हेंस एंड सॉल्व इट, उसको सॉल्व भी कर दीजिए। चलिए यहाँ पे इसका जरा हम यहाँ पे लिख देते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए जिस तरीके से हाइपरबोलिक वाला हम लोग काम किए हैं, सेम वही काम हम यहाँ पे भी करेंगे स्टूडेंट। तो अगर आप लोग कहेंगे तो थोड़ा सा हम फास्ट रह सकते हैं। क्यों भाई? क्योंकि ये सारा चीज तो पहले से करवाया गया है ना, तो आप लोग कहेंगे तो थोड़ा सा हम फास्ट रह सकते हैं। चलिए देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, गिवन पीडी जो है उसको किस तरीके से लिख सकते हैं, आर एस टी यूज करके। तो लिखेंगे द गिवन पीडी कैन बी रिटन एज, गिवन पीडीई कैन बी रिटन एज कैन बी रिटन। देखिए गिवन पीडी कैन बी रिटन, इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको हम आर लिख सकते हैं, बताइए आर लिख सकते हैं कि नहीं? क्यों भाई? क्योंकि जेड का 2 बार एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसको आर लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस इसको क्या लिख सकते हैं? इसको तो एस लिख सकते हैं, तो 2 इंटू एस हो गया। इसको क्या 2 बार वाई के रिस्पेक्ट में, तो इसको टी लिख सकते हैं जी, तो यहाँ पे टी हो गया इक्वल टू 0। दिस इज रिलेशन नंबर 1 मिल गया। तो अब हम उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, वहां से हमको आर एस टी सब मिल जाएगा। तो लिखेंगे कंपेयरिंग इट with the equation, कंपेयरिंग इट विथ द इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन से जी? तो आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करेंगे तो वी गेट, हमें क्या मिलेगा? वी गेट कैपिटल आर का वैल्यू, देखिए स्मॉल आर के साथ रहता है तो उसको कैपिटल आर बोलते हैं जो कि 1 है। कैपिटल एस इसके साथ जो रहता है उसको एस बोलते हैं जो कि 2 है यहाँ पे। और टी के साथ जो रहता है जो उसको 1 बोलते हैं, बट कैपिटल टी हो जाता है वो, है ना, जो कि 1 है यहाँ पे। तो देयरफॉर अब हम चेक कर लेते हैं। तो देयरफॉर ये क्वांटिटी एस स्क्वायर माइनस 4 आर टी स्टेप 1 में ही है अभी हम लोग। तो इसका वैल्यू जब हम निकालने जाएंगे बच्चों तो क्या होगा? तो देखिए इसका वैल्यू एस स्क्वायर मतलब यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, माइनस 4 इंटू आर, आर के जगह पे 1 है, टी की जगह पे भी 1 है। तो 4 माइनस 4 इंटू 1 मतलब 4, 4 में से 4 गया तो कितना हो गया 0। तो एस स्क्वायर माइनस 4 आर टी कितना आ गया 0 आ गया। तो जैसे ही ये 0 आया तो हम क्या बोलेंगे कि दिस इज एन पैराबोलिक इक्वेशन। तो सो द गिवन, तो सो द गिवन, so the given equation is parabolic।
सो द गिवन इक्वेशन इज पैराबोलिक, है ना। क्या होगा जी कि गिवन इक्वेशन जो हो गया पैराबोलिक हो गया। तो जैसे ही पैराबोलिक हुआ तो लैम्डा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे, जल्दी से लिखिए। तो नाउ लैम्डा क्वाड्रेटिक लिखे, नाउ लैम्डा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नाउ लैम्डा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, यहाँ पे होगा r इंटू लेमडा स्क्वायर प्लस s इंटू लेमडा प्लस t इज इक्वल टू 0। तो हेयर r का वैल्यू कितना है 1 इंटू लेमडा स्क्वायर, मतलब सीधा लेमडा स्क्वायर, s का वैल्यू 2 है तो 2 इंटू लेमडा हो जाएगा, प्लस t का वैल्यू 1 तो मतलब 1 यहाँ पे होगा। क्या है ये लेमडा प्लस 1 का होल स्क्वायर नहीं है जी, आप तोड़िएगा भी तो लेमडा का वैल्यू -1 फिर से -1 आ जाएगा, आप चाहे तो तोड़ लीजिए इसको, लेमडा प्लस लेमडा कर सकते हैं इसको तोड़ के, ठीक। या फिर आप डायरेक्ट a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिए तो a स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी की जगह पे 1 है प्लस b का स्क्वायर, ऐसे कर लीजिए, ठीक। तो या फिर आप ऐसे ही कर लीजिए, चलिए हम इसको तोड़ ही देते हैं कि लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लेमडा कॉमन करेंगे तो यहाँ पे लेमडा प्लस 1 बच गया, यहाँ पे आप 1 कॉमन करिए तो लेमडा प्लस 1 हो गया, और यहाँ पे यहाँ पे दोनों लेमडा प्लस 1 है तो दिस इंप्लाइज दैट लेमडा प्लस 1 कॉमन करिए तो यहाँ पे बचेगा लेमडा और यहाँ पे बचेगा प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से दोनों ही जगह से क्या आ गया लेमडा का वैल्यू -1। तो दिस इम्प्लाई दैट लेमडा का वैल्यू -1 फिर से -1 है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा -1 से बनेगा, बताया था ना मैंने कि जब सेम आ रहा तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे नाउ, तो देन corresponding characteristic equation corresponding characteristic equation then corresponding characteristic equation r क्या होगा dy by dx -1 इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा यहीं पे, अब कुछ कुछ बुक्स पता है क्या करते हैं, इस बात का ध्यान दीजिए। जैसे हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या सीखा है, हम लोगों ने सीखा कि dy by dx प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0 हमने पढ़ा है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। लेकिन कुछ कुछ जगह पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो होता है ऐसे लिख दिया जाता है कि dy by dx इस लेमडा को उधर करके माइनस लेमडा, ऐसे। तो बात तो एक ही है ना जी, इधर लिखिए चाहे इधर लिखिए, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है कुछ अलग बुक्स देख करके। तो यहाँ पे dy by dx यहाँ पे लेमडा की जगह पे -1 था इसलिए -1 इक्वल टू 0। रिपीटेड है ना, पैराबोलिक में हमेशा रिपीटेड रूट आता है, इक्वल एंड रिपीटेड। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो ये -1 उधर गया तो +1 हो जाएगा। तो नेक्स्ट पेज में जल्दी से करते हैं हम लोग। दिस इम्प्लाई दैट dy by dx का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा प्लस का 1 से इधर x गुना हुआ तो क्या हो जाएगा dy बराबर dx ऑन इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेट कर दीजिए। क्यों कर रहे हैं, ताकि हम सॉल्व भी कर लेते हैं। ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट, तो क्या मिलेगा देखिए y हो गया यहाँ पे dy का इंटीग्रेशन y, dx का इंटीग्रेशन x और प्लस का इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c1। दिस इम्प्लाई दैट ये y माइनस का x इज इक्वल टू c1। तो ये हो गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का सॉल्यूशन, ठीक। यहाँ तक मिल गया ना हमको, u मिल गया, इसी को हम आगे चल करके u मानते हैं। देख लीजिएगा आप स्टेप वर्किंग प्रोसीड्यूर को देखिए वहां पे, अगर आपने कॉपी में लिखा हो तब, है ना। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमेशा जब, चूंकि हम इसीलिए यहाँ पे लिख लिख करके आराम आराम से बता रहे होते हैं ताकि आप लोग भी मेरे साथ लिखिए। लेकिन फिर भी कुछ आलसी स्टूडेंट होते हैं जो नहीं लिखते हैं, वो सोचते हैं कि नहीं अरे क्या लिखेंगे इसे, क्या ही सब छोटा मोटा काम करेंगे, सीधा एक ही बार एग्जाम में लिखने का काम करेंगे, है ना। तो वैसे नहीं करना है आप लोगों को, लिखिए। तो अब देखिए यहाँ पे y माइनस एक्स इक्वल टू c1 ये तो हो गया, ये इसी चीज को हम u बोल देंगे, है ना। तो यहाँ पे हमारा u कितना आ जाएगा y माइनस एक्स से हमारा u बनेगा। अब ध्यान दीजिए हम थोड़ा सा आपको ट्रिक बताते हैं, ये कहीं कोई रूल नहीं लिखा हुआ है कि v कैसे लिया जाएगा, v जो है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर थोड़ा थोड़ा रूल, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको खुद ना खुद आइडिया लग जाएगा कि अगर y माइनस एक्स है ना तो अब v कुछ और नहीं बल्कि y प्लस एक्स ले लीजिए, इस तरीके से। अब देखिए दोनों लीनियर इंडिपेंडेंट हो जाएगा, जैकोबियन से चेक भी कर देंगे। अगर मान लीजिए कि हमारा u ऐसा रहता कि वाई स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, तो तुरंत हम भी क्या ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं कि वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। अगर मान लीजिए हमारा u ऐसा रहता x इंटू वाई रहता, तो हम भी की जगह पे क्या लेते हैं, सिर्फ x ले लेते हैं या सिर्फ y ले लेते हैं, ये भी काम हो जाता ऐसे। तो
इसी से मिलता जुलता, u से ही मिलता जुलता हम v सेलेक्ट करते हैं। फिलहाल y का, अगर u का वैल्यू u y माइनस एक्स है तो v का वैल्यू हम y प्लस एक्स ले लेते हैं, देखते हैं कि वो इंडिपेंडेंट है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो दूसरा लेंगे फिर, ठीक है। आइए, तो हम यहाँ पे इसके बाद, ये होने के बाद हम लिखेंगे नाउ लेट क्या, u इज इक्वल टू y माइनस एक्स, विच इज रिलेशन नंबर कितना है जी, यहाँ पे रिलेशन नंबर ये 2 है। ये हमने u तो मान दिया कि लिखेंगे नाउ वी सेलेक्ट v एज फंक्शन विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ u। देखिए कि नाउ वी सेलेक्ट, नाउ वी सेलेक्ट v एज सम फंक्शन, एज सम फंक्शन which is independent of u, which is independent from u, u से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि लेट भी इंडिपेंडेंट ऑफ u का मतलब हो गया कि दैट इज, इसका मतलब ये होता है कि जैकोबियंस जो है, जैकोबियंस का वैल्यू नॉन जीरो आना चाहिए। ये भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको दिखा दें, चलिए ये दिख रहा है कि जैकोबियंस का वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए दिख रहा होगा कि जैकोबियंस का वैल्यू नॉन जीरो होना चाहिए। चलिए, तो लेट v इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा y प्लस एक्स, यहाँ पे y माइनस एक्स आया था ना, तो हम जस्ट इसको y प्लस एक्स मानेंगे। दिस इज रिलेशन नंबर 3। एक बात को और ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे दिस इज इक्वल टू y माइनस एक्स इक्वल टू c1 था ना, तो इसको इक्वल टू हम c2 बोल सकते हैं, पर कोई जरूरी नहीं है, कोई है ना कि y माइनस एक्स को इक्वल टू c2 लिखिए, ये अंडरस्टूड रहता है, तो इसको नहीं लिखना है। सीधा सीधा हम ये अंडरस्टूड है कि u इक्वल टू वाई माइनस एक्स, तो यहाँ v इक्वल टू वाई प्लस एक्स हमने खुद से कंसिडर करा है। तो अब हम चेक करना भी तो चाहेंगे, हम चेक भी तो करेंगे कि नाउ टू चेक यू एंड वी आर लिनियरली इंडिपेंडेंट, इसके लिए हम जैकोबियंस निकालेंगे। तो लिखिए नाउ टू चेक, नाउ टू चेक, क्या चेक करना है कि यू एंड वी आर लिनियरली इंडिपेंडेंट और नॉट। चलिए, नाउ टू चेक यू एंड वी आर linearly इंडिपेंडेंट। देखिए जरा ध्यान से हम क्या बोले कि यू दिया, यू हमको मिला था, हम भी यहाँ से सेलेक्ट किए। अब हमको बोला गया कि नाउ टू चेक, टू चेक का मतलब कि चेक करने के लिए, कि नाउ टू चेक यू एंड वी आर लिनियरली इंडिपेंडेंट, मतलब कि यू एंड वी लिनियरली इंडिपेंडेंट है। इस चीज को चेक करने के लिए हम यहाँ पे जैकोबियंस यूज करेंगे कि लेट, हम मान के चलेंगे कि लेट, हम इस जैकोबियंस को जे बोल रहे हैं। तो जे बराबर क्या है, जैकोबियंस किसका, u कॉमा v का जैकोबियंस विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y। और इसका क्या कैसे निकलता है, तो डिटर्मिनेंट, किसका डिटर्मिनेंट जी, तो डिटर्मिनेंट लगाना पड़ेगा आपको डेल यू बाय डेल एक्स, फिर यहाँ पे डेल यू बाय डेल वाई। मतलब समझे ना कि u का डिफरेंशिएशन x फिर y के रिस्पेक्ट में, फिर यहाँ पे अब होगा v का, तो डेल v x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, फिर v y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। ये ऐसे हो गया, यहाँ पे इस तरीके से ऐसे हो गया। अब खूब अच्छे से पता है सभी बच्चों को कि देखिएगा, अब आपके सामने हम यहाँ पे काम करेंगे। देखिए u का वैल्यू कितना था जी, y माइनस एक्स था, v का वैल्यू कितना था, y प्लस का x था। ये लिखिएगा मत आप लोग, हम बस रफ समझा रहे हैं। अगर u का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में किया जाए, u का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में किया जाए, जो कि यहाँ पे चाहिए डेल u बाय डेल x चाहिए, तो क्या आएगा जी, y तो कांस्टेंट रेट होगा ना, जब पार्शियली हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। याद होगा आपको शुरुआत में समझाए थे कि अगर हम u का डिफरेंशिएशन पार्शियली x के रिस्पेक्ट में करते हैं बच्चों, तो y कांस्टेंट होगा तो खत्म, तो x क्या होगा -1। तो इसका जो डिफरेंशिएशन अगर हम और आगे बढ़ा के यहीं पे लिख दें, तो इसका वैल्यू तो यहाँ पे -1 हो गया। u का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में करेगा तो सिर्फ 1 होगा, यहाँ पे ये 1 हो गया। फिर v का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में तो 1, y के रिस्पेक्ट में तो भी 1, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1। ठीक,
अब दिस इज इक्वल टू, देखिए 1 को -1 से आप गुना करिए तो 1 - 1 कितना होगा -1, फिर -1 इंटू 1 1, फाइनली विच -1 कितना हो गया -2 हो गया, विच इज नॉन जीरो, है ना। तो मतलब ये नॉन जीरो आ गया, तो ये जैकोबियंस जो है वो नॉन जीरो आ गया। आप भी इसी एक सीध में एक लाइन में लिख सकते हैं कॉपी में कि जैकोबियंस का वैल्यू नॉन जीरो आ गया, तो लिख सकते हैं हेंस यू एंड वी आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो लिख सकते हैं एक लाइन, हेंस यू एंड वी आर linearly independent, linearly independent, hence you and we are linearly independent। अरे बात समझ में। चलिए, तो अब ये linearly जब जैसे इंडिपेंडेंट हुआ तो अब हमारे पास u और v मिल चुका है। अब कुछ भी नया नहीं है, जो हाइपरबोलिक पे किए थे वही काम करेंगे। एक बार फिर से हम आपको क्विक रिवीजन कराते हैं इस क्वेश्चन में। हमें बोला गया था कि रिड्यूस दिस टू कैनोनिकल फॉर्म एंड सॉल्व इट। रिड्यूस करना था तो सबसे पहला स्टेप चेक किए, तो चेक करने के बाद वो पैराबोलिक निकल गया, तो पैराबोलिक से काम करेंगे। पैराबोलिक निकला तो हम लैम्डा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लिए, लैम्डा का वैल्यू क्या आ गया, सेम आ गया, तो हम फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना दिए, फिर उसको सॉल्व किया तो हमारे पास u निकल के आया, u निकल के आया तो v खुद से सेलेक्ट किए, v कैसे सेलेक्ट किए, किसी से मिलता जुलता y - x था तो y + x सेलेक्ट कर दिए, और हमने देखा कि वो इंडिपेंडेंट भी है। तो अब हमारे पास u और v आ चुका है, तो अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इस चीज का u और v यूज करके p का वैल्यू हम निकालेंगे, ठीक है। चलिए तो लिखते हैं नाउ p इक्वल टू, एक कोई देखिए कोई पांडु का कोई फोन आ रहा था, नाम लिखा हुआ था। देखिए p का मतलब होता है डेल जेड बाय, अच्छा आप लोग एक चीज बताइए, किन्हीं का ऐसा टाइटल सुने हैं आप लोग, मतलब ऐसे, ये मेरे लिए भी बहुत नया था जब हम पहली बार सुने थे, कि जैसे कि प्रिंस पांडु, अनुज पांडु, है ना, राज पांडु, ऐसे मतलब ये टाइटल मेरे लिए बहुत नया था जब पहली बार सुने। तो आप लोग सुने हैं इस चीज को। चलिए फिर हम लोग इसको निकालते हैं, डेल जेड बाय डेल एक्स, जेड का डिफरेंस एक्स के रिस्पेक्ट में कैसे निकलेगा। अच्छा ये बताइए तो, सुने हैं आप लोग। सर थोड़ा फास्ट ही करवाइए, अच्छा ठीक है करवाते हैं फास्ट। चलिए ये सुने हैं कि नहीं आप लोग बताइए, लगता है। चलिए यहाँ पे जल्दी से लिखते हैं, जेड का डिफरेंस एक्स के रिस्पेक्ट कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले जेड से आप यू में जाइए, फिर यू से आप एक्स में जाइए, यही ना सीखा था हमने प्रीवियस में भी। फिर जेड से आप किस में जाइए, जेड से आप भी में जाइए, फिर डेल भी बाय डेल एक्स होगा, डेल भी बाय डेल एक्स होगा। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए डेल जेड बाय डेल एक्स को तो रहने दीजिए, यू का डिफरेंस एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आता है -1। अभी तुरंत आपने देखा u का डिफरेंशिएशन अगर आप x के रिस्पेक्ट में करिएगा, u मतलब y - x था, तो x के रिस्पेक्ट में तो -1 आएगा। तो मतलब हम जैसे ही यहाँ पे -1 डेल u बाई डेल एक्स का वैल्यू -1 रखिएगा, कुछ ऐसा होगा डेल जेड बाई डेल एक्स होगा, गुना में यहाँ पे -1 हो जाएगा ये, प्लस इसका वैल्यू भी का x के रिस्पेक्ट में करिएगा तो 1 आएगा, ये गुना है, तो यहाँ पे डेल जेड बाई डेल भी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब जरा थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, यही हमारा डेल जेड बाई डेल एक्स है। अब जरा देखिए डेल जेड बाई डेल एक्स, अब ये पॉजिटिव वालों को पहले लिख लेते हैं, डेल जेड बाई डेल वी, इसको पॉजिटिव वालों को पहले लिख लेते हैं, माइनस नेगेटिव वालों को बाद में कर देते हैं, डेल जेड बाई डेल यू ऐसे कर देते हैं। दिस इज रिलेशन नंबर कितना था इधर जी, इधर रिलेशन नंबर 2 था, तो इसको रिलेशन नंबर हम 3 कर देते हैं, रिलेशन नंबर 3 कर दिए। अच्छा अब यहाँ से ही स्टूडेंट हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा करके डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि ऑल्सो, क्या भाई, ये तो हम डेल जेड बाई पी का वैल्यू चाहिए था, पी मतलब डेल जेड बाई डेल एक्स का वैल्यू चाहिए था आर एस टी निकालने के लिए, तो यहाँ हमने निकाल लिया। अब देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा लिखते हैं कि डेल बाई डेल, अगर हम एक्स की बात कर लें, यहाँ पे जेड रखें कि जेड के ऊपर ये ऑपरेटर लग रहा है डेल बाई डेल एक्स, और इधर क्या है दोनों से जेड अगर बाहर कर लेंगे तो डेल बाई डेल भी माइनस डेल बाई डेल यू, ध्यान दीजिएगा, और बाहर में है जेड, यही ना दोनों इक्वल है जी, डेल बाई डेल एक्स जेड के ऊपर लगा, ये चीज जेड के ऊपर लगा, तो ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। अच्छा एक बात का ध्यान दीजिएगा, अगर हम देख रहे हैं कि जेड के ऊपर ये ऑपरेटर लग रहा है, जेड के ऊपर ये ऑपरेटर लग रहा है, सेम आ रहा है, मतलब ये दोनों ऑपरेटर कहीं ना कहीं आपस में सेम है, तो इसीलिए हम ऑपरेटर का भी वैल्यू लिख लिए कि डेल बाई डेल एक्स बराबर क्या हो गया, डेल बाई डेल भी पहले है माइनस डेल बाई डेल यू है, ध्यान दीजिएगा इस बात का। इसको रिलेशन नंबर हम क्या नाम दे देते हैं,
दिस इज इक्विवेलेंट है और कितना के बराबर होगा ये रिलेशन 3 था तो यहाँ पे हम इसको 4 कर देते हैं। चलिए तो P से हमने डेल जेड बाई डेल एक्स का वैल्यू निकाला और डेल बाई डेल एक्स का वैल्यू निकाल लिया। नाउ Q इक्वल टू एंड, ऐसे लिखिए एंड Q का मतलब होता है डेल जेड बाई डेल वाई। इसका मतलब क्या होगा जी, डेल जेड बाई डेल वाई का मतलब दिस इज इक्वल टू डेल जेड से पहले U में जाइए, फिर Z से आप एक्स वाई में जाइए, यहाँ पे y है इसीलिए, फिर Z से आप पहले V में जाइए, फिर V से आप y में जाइए, आगे बढ़ाइए। इसको तो रहने दीजिए, y की स्पेक्ट में तो 1 आता है आंसर, तो यहाँ पे सीधा सीधा डेल जेड बाई डेल यू होगा और फिर इसका v का y के स्पेक्ट में इसका भी आंसर 1 था, आप चेक भी कर लीजिए डिफरेंशिएट करके, इसका भी तो डेल यू बाई डेल v हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका भी ऑपरेटर आ गया क्या जी, डेल जेड बाई डेल वाई का भी वैल्यू हमारे पास आ गया। ये दिस इज लेसन नंबर 5। ऑपरेटर भी यहीं से निकाल लीजिए। ऑपरेटर में हम शॉर्ट कर देते हैं क्या कि यहाँ पे डेल बाई डेल वाई, इसमें से जेड हटा के ऑपरेटर डायरेक्ट लिख देते हैं हम। डेल बाई डेल वाई जो है, ये जो ऑपरेटर इज इक्विवेलेंट टू, यहाँ से होगा डेल बाई डेल यू प्लस डेल बाई डेल वी। दिस इज लेसन नंबर 6। तो सारा ही वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ठीक है। डेल जेड बाई डेल यू होगा इक्वेशन 3 के ऊपर, इक्वेशन 3 के ऊपर डेल जेड बाई डेल यू। अच्छा देखते हैं हम, यहाँ पे ना, गुड, यहाँ पे डेल जेड बाई डेल यू होगा, गुड, फिर डेल जेड बाई डेल यू होगा, वेरी गुड जी। देखिए इसका ना वैल्यू -1 बताते तो ये एज इट इज रहेगा। तो देखिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये हो गया यहाँ तक, पी डेल जेड बाई डेल एक्स का वैल्यू निकाले, फिर ऑपरेटर निकाल लिया, फिर डेल जेड बाई डेल वाई निकाले, फिर यहाँ पे ऑपरेटर निकाल लिए। चलिए इसके बाद देखिए आर एस टी, ये 3 वैल्यू निकालना था, तो कैसे निकलेगा जरा देखिए यहाँ पे। नाउ हम जब आर का वैल्यू निकालने जाते हैं तो आर का वैल्यू क्या होता है, डेल जेड डेल टू जेड बाई डेल यू डेल एक्स टू होता है, डेल टू जेड बाई डेल एक्स टू। तो इसका वैल्यू का मतलब कि डेल बाई डेल एक्स और यहाँ पे होगा डेल जेड बाई डेल एक्स, यही ना होगा जी, कि पहले जेड का एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर अगेन एक्स के रिस्पेक्ट में। फिर से अब आगे बढ़िए, अब हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने आपको प्रीवियस में भी समझाया था कि डेल बाई डेल एक्स का वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों एक साथ में हम पुट करते हैं, है ना, कि दोनों हम एक साथ में एक ही बार में पुट कर दें, वो इस बात पर निर्भर करता है कि दोनों का वैल्यू क्या आया है। देखिए यहाँ पे डेल बाई डेल एक्स का वैल्यू इस तरीके से है और डेल बाई डेल एक्स का वैल्यू जो यहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे डेल बाई डेल जेड बाई डेल एक्स का वैल्यू रिलेशन नंबर 3 देखिए, कहीं पे भी कोई फैक्टर वाला बात नहीं है, मतलब इसमें एक्स गुना रहता है या कुछ गुना रहता है तब हम एक साथ नहीं पुट करते, पर है तो हम पुट कर देते हैं। तो डेल जेड बाई डेल भी पहले है तो लिखेंगे पहले इसको, इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू डेल बाई डेल एक्स का वैल्यू ये है, ले आ लीजिए यहाँ से उठा करके। एक इसका वैल्यू हुआ डेल बाई डेल एक्स का वैल्यू, फिर डेल जेड बाई डेल भी माइनस डेल जेड बाई डेल यू। अब क्या है जी, चलिए कुछ नहीं, यहाँ पे इसको उठाएंगे हम, इस पूरे को लगाएंगे यहाँ पे, ये सब आप लोग कर लीजिएगा माइनस। अब इस बाई डेल यू को उठाएंगे यहाँ से, यहाँ पे लगा देंगे। ये सब ना हम ऐसे लिख रहे हैं, लेकिन आप इसको और शॉर्ट लिख सकते हैं एग्जाम में कि डेल बाई डेल भी को पूरे ऊपर ऑपरेट कर दिया, माइनस डेल बाई डेल यू को पूरे पर ऑपरेट किया, तो फायदा क्या होगा देखिए, जेड का डिफरेंशिएशन भी के रिस्पेक्ट में, एक बार और भी के रिस्पेक्ट में होगा, तो डेल टू जेड बाई डेल भी स्क्वायर, इस पे जाएगा तो एक बार यू है फिर एक बार भी हो जाएगा, फिर यहाँ पे एक बार भी है एक बार यू होगा, तो ये भी नेगेटिव में ये भी नेगेटिव में, नेगेटिव नेगेटिव 2 टाइम्स नेगेटिव हो जाएगा, फिर डेल यू फिर डेल भी, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो बात समझिए कैसे होगा, डेल टू डेल टू जेड बाय डेल भी स्क्वायर माइनस यही सेम चीज एक बार यू एक बार भी के रिस्पेक्ट में सेम यही चीज माइनस में ये भी है, तो -2 टाइम्स हो जाएगा और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो इसका जब हम आंसर लिखने जाएंगे इधर, तो हम डायरेक्ट आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो हम जब इसका डायरेक्ट आंसर लिखेंगे तो क्या आएगा देखे, तो दैट इज इधर आर का जो वैल्यू होगा ऐसा कुछ होगा, डेल टू जेड बाय डेल भी स्क्वायर, ये पहले होगा -2 टाइम्स ऑफ डेल टू जेड बाय डेल यू डेल भी, किसी बचा और फिर मैं ये प्लस में था अंतिम वाला डेल टू जेड बाय डेल यू स्क्वायर। देख लीजिएगा ये यू स्क्वायर वाला यहाँ पे जब ये नेगेटिव में ये भी नेगेटिव में गुना होगा तो मैं सॉरी ऑपरेट होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हमारा आर का वैल्यू आ गया। रिलेशन नंबर कुछ नाम हम दे दीजिए, कहाँ तक दिए थे 6 तक दिए थे, तो इसको हम 7 नंबर कर देते हैं। ये आर का वैल्यू हम यहाँ से निकाल लिए। अब चलिए एस की ओर बढ़ते हैं, एंड एस इज इक्वल टू
डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई, डेल बाई डेल एक्स, और फिर यहाँ पे डेल जेड बाई डेल वाई, डेल जेड बाई डेल वाई। डेल बाई डेल एक्स कितना था जी? तो डेल भी माइनस डेल बाई डेल यू था ना, इसका डेल बाई डेल एक्स का वैल्यू ये था, और इसका तो डेल जेड बाई डेल वाई का वैल्यू सीधा सीधा था, डेल जेड बाई डेल यू था ये, प्लस डेल जेड बाई डेल वी था। इसमें कोई चेंजेस नहीं था। अब जब हम इसको फिर से वही बात है जी, हम सब इस डेल वी को पहले निकालेंगे और इस पूरे के साथ ऑपरेट करा देंगे। तो एकदम ध्यान से इसको देखिएगा, माइनस डेल बाई डेल यू को निकालेंगे, पूरे के साथ ऑपरेट करा देंगे। थोड़ा पेशेंसफुली इसको लिखिए एकदम साफ साफ सुंदर सुंदर कॉपी में, ठीक है। चलिए इक्वेशन 5 के ऊपर कहाँ है भाई? डेल जेड बाई कहाँ पे? इक्वेशन 5 के ऊपर कहाँ पे? डेल बाई डेल एक्स सही तो है, एक बार देख लेते हैं। इक्वेशन 5 के ऊपर वाली लाइन में डेल यू बाय डेल वाई होगा, डेल यू बाय डेल वाई इक्वेशन 5 के ऊपर कहाँ पे? ये सही तो है। अंजलि कहाँ पे बोलना चाह रहे हैं, एक बार फिर से देखिए कहाँ पे बोलना चाह रहे हैं। देखिए एक बार फिर से हम आपको रिपीट कर देते हैं। हमने यहाँ पे डेल जेड डेल बाई डेल एक्स लगाया इसके ऊपर, तो डेल बाई डेल यू डेल भी माइनस डेल बाई डेल यू, ये तो सही है। उसके बाद आगे बढ़े तो जेड का या क्यू मतलब डेल बाई डेल वाई, तो फिर डेल जेड से यू यू से ओ ओ ओ सॉरी, ये देखिए कितना छोटा छोटा मिस्टेक है ना जी। वेरी गुड। देखिए एकदम छोटा छोटा मिस्टेक है। उम्मीद है ये सब तो आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि हम लोग सब ये सब किए हैं ना। थोड़ा फास्ट के जल्दी के चक्कर में गलती हो गया था। देखिए जेड का वाई के रिस्पेक्ट में करना, तो क्या किया, जेड से पहले यू गए, फिर यू से वाई, फिर जेड से भी से वाई गए, उसके बाद फाइनली इसका वैल्यू 1 हो गया था, इसका वैल्यू 1, फिर एज इट इज रह गया, ये एज इट इज रह गया। उम्मीद है आप समझ में आ रहा होगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक था, यहाँ पे जेड लिख दिए थे गलती से। चलिए यहाँ तक पहुंचते हैं। अब इसके बाद जल्दी से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं फास्ट। इसके ऊपर जाएगा तो क्या होगा जी, डेल टू जेड बाई डेल वी हो जाएगा, डेल वी डेल यू बात एक ही है। फिर इस पे जाएगा तो भी दो बार है, तो डेल टू जेड बाय डेल वी स्क्वायर हो जाएगा। इस पे जाएगा तो क्या होगा, माइनस डेल टू जेड बाय डेल यू, यहाँ पे डेल यू स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दो बार है ना नीचे, डेल यू है तो डेल यू स्क्वायर हो जाएगा। इस पे लगेगा तो क्या होगा, मतलब प्लस माइनस माइनस डेल टू जेड बाई डेल यू डेल वी हो जाएगा। अब कितना सिंपल तरीके से ये दोनों कट गया, नेगेटिव में सेम वही चीज पॉजिटिव में है, तो कट गया, तो बचा कितना, तो बचा हमारे पास सिर्फ ये चीज अंदर में, ये सिर्फ ये बचा। तो दिस इज इक्वल टू, ये हमारा एस का वैल्यू है। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए कि ये एस का वैल्यू आया है। दिस इज रिलेशन नंबर 8 है। देख रहे हैं, बस थोड़ा सा बड़ा तो जा रहा है, लेकिन कुछ है नहीं इन सब चीजों में, ठीक है। चलिए रिलेशन नंबर 8 हो गया, आगे बढ़ते हैं। नाउ आर एस निकाल ली, अब हम टी की बात करते हैं जरा जल्दी से। एंड टी इक्वल टू क्या होता है जी, डेल टू जेड बाई डेल वाई स्क्वायर। इसको कैसे लिखा जा सकता है, डेल बाय डेल वाई, यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट डेल जेड बाई डेल वाई। इसी तरीके से ना, जल्दी से डेल बाई डेल यू का वैल्यू क्या था, डेल बाई डेल यू प्लस डेल बाई डेल वी था क्या, देख लीजिएगा आप लोग एक बार मिलाइए। इसका वैल्यू क्या था, डेल जेड बाई डेल यू प्लस डेल जेड बाई डेल वी था। अब इसमें सभी प्लस में था ना जी, तो इसमें जब करिएगा तो सीधे से इसका आंसर तो पता ही है, ये इससे होगा तो क्या होगा, डेल टू जेड बाई डेल यू स्क्वायर होगा। अब ये इससे होगा और फिर ये इससे होगा, तो 2 टाइम्स हो जाएगा, वो 2 टाइम्स डेल टू जेड बाई डेल यू डेल वी। अब ये सब में कहीं दिक्कत है तो पूछिए, और फिर अंतिम वाला जब ये इससे होगा तो डेल टू जेड बाई डेल वी स्क्वायर। अब फिर सेम यही चीज हो गया हमारे पास टी का वैल्यू, दैट इज कितना कितना रिलेशन हो गया, 7 8, ये 9 हो गया होगा शायद, 8 के बाद ये स्टूडेंट 9 हो गया, ठीक है। चलिए एक ना हम फोन उठा लेते हैं। हेलो, चलिए तो आर एस टी सब निकाल लिए, आर एस यहाँ पे टी भी निकल गया। अब हम क्या करेंगे, नाउ पुटिंग ऑल दीज वैल्यू इन रिलेशन नंबर 1। नाउ वी आर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ
सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ, किसका किसका सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वैल्यू, RST इन वन नंबर में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा, वी हैव, भाई वन नंबर क्या था याद है, वन नंबर था आपके पास R प्लस 2S प्लस T इक्वल टू 0 था ना। सबसे पहले R का वैल्यू फिर 2 टाइम्स ऑफ S, तो ऐसे ऐसे करिए। R का वैल्यू क्या था, तो जल्दी से लिखिए, R का वैल्यू था हमारे पास del 2Z del V स्क्वायर, ये था माइनस 2 टाइम्स ऑफ del 2Z बाई del U del V था, प्लस del 2Z बाई del V स्क्वायर था यहाँ पे, फिर प्लस 2 टाइम्स ऑफ S, तो 2 टाइम्स ऑफ S, S का वैल्यू कितना था, आप लोग पिछले पेज में आप देखिए, del 2Z बाई del V स्क्वायर माइनस del 2Z बाई del U स्क्वायर, ये था R प्लस 2 टाइम्स ऑफ S प्लस T का वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे देखिए ये अपना T है यहाँ से यहाँ तक, तो RST यहाँ पे ला करके रख दिए, इसको हटा देते पहले, चलिए तो RST हो गया, और दिस इज इक्वल टू, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक T है, दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिएगा, अब इसको सॉल्व करना जो है आपका जिम्मेवारी है, कैसे कैसे सॉल्व होगा जरा ध्यान दीजिए, देखिए कैसे कैसे सॉल्व होगा। 2 टाइम्स ऑफ del 2Z बाई del V स्क्वायर 2 बार है, और यहाँ पे कितना है, V स्क्वायर वाला यहाँ पे 1 बार है, और फिर 1 बार यहाँ पे है, तो ये वाला और ये वाला मिल करके 2 बार बनेगा, तो मतलब सीधा कहने का है कि ये वाला 1 बार और यहाँ से 1 बार 2 बन गया, और फिर यहाँ पे 2 टाइम्स यहाँ पे हो जाएगा, तो 4 टाइम्स होगा, ये तो सब जुट जा रहा है जी, ये तो 4 टाइम्स जुट जा रहा है, जरा देखिए, तो जुट कटेगा नहीं, ये तो जुट जाएगा। देखिए एक यहाँ पे del 2Z बाई del V स्क्वायर, एक यहाँ पे del 2Z बाई del V स्क्वायर, एक यहाँ पे 2 हो गया, जुट रहा है, और यहाँ पे भी प्लस में है, तो क्या होगा, तो दिस इंप्लाई दैट कितना हो गया, 4 del 2Z बाई del V स्क्वायर, ये 4 बार हो गया, 4 बार हो गया, फिर माइनस 2 टाइम्स ऑफ del 2Z बाई del U del V, 2 बार माइनस में है और यहाँ पे 2 बार प्लस में है, तो ये तो कट जाएगा जी, ये माइनस, ये प्लस में है और यहाँ पे माइनस में, ये तो कट गया, और आगे सुनिए, और सुनिए आगे, del 2Z बाई del, यहाँ पे U का स्क्वायर होना चाहिए ना, दिखा देते हैं आपको, यहाँ पे U का स्क्वायर है, R में जो यहाँ पे R का जो वैल्यू निकाल के रखे थे हम लोग, R का वैल्यू देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे R का वैल्यू कहाँ निकला है, यहाँ पे V का स्क्वायर, तो लास्ट वाले में U का स्क्वायर है, तो del 2Z बाई del V स्क्वायर यहाँ पे ये है, फिर यहाँ पे U का स्क्वायर है, तो देखिएगा यहाँ पे, तो अब देखिए del 2Z बाई del U स्क्वायर, एक बार यहाँ पे प्लस में है, एक बार यहाँ प्लस में है, तो 2 बार प्लस में हो गया, ठीक, कितना 2 बार प्लस में हुआ, और यहाँ पे 2 बार माइनस में है, तो मतलब ये दोनों मिल करके इसके साथ कट गया, तो बचा कितना हमारे पास, ये वाला बचा, अदर वाला, इधर वाला बचा, इधर वाला, तो बस 4 बार यही बचा, मींस की बस सिर्फ इतना ही बच रहा है, दिस इज इक्वल टू 0, बाकी सब खत्म हो गया, आप देख सकते हैं। अब फाइनली 4 कोई भेजिएगा तो दिस इंप्लाई दैट क्या बचेगा, del 2Z बाई del V स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक, तो यही हो गया विच इज रिक्वायर्ड कैनोनिकल फॉर्म, विच इज रिक्वायर्ड कैनोनिकल फॉर्म, यही हो गया कैनोनिकल फॉर्म, विच इज रिक्वायर्ड कैनोनिकल फॉर्म। तो अब क्वेश्चन, अब हमारा अगर कैनोनिकल फॉर्म जो हो गया, यही हो गया आंसर, जरा ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा और सुंदर से लिख देते हैं, देखिए ये हो गया del 2Z बाई del V स्क्वायर इक्वल टू 0 विच इज रिक्वायर्ड कैनोनिकल फॉर्म। अब चूंकि इस क्वेश्चन में सिर्फ ये बोला था कि भाई सिर्फ कैनोनिकल फॉर्म निकालिए नहीं, कैनोनिकल फॉर्म निकालने के बाद एंड हेंस या एंड सॉल्व इट, सॉल्व भी करना था इसको, तो कैनोनिकल फॉर्म तो निकल गया, अब इसको चलिए हम सॉल्व भी कर देते हैं। सॉल्व जरा ध्यान दीजिएगा, हमारे पास क्या है, del 2Z बाई del V स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है हमारे पास जी, इसको सॉल्व करना है, मतलब क्या, इंटीग्रेट करना है। देखिए 2 बार है v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो सबसे पहले एक बार इंटीग्रेशन करिए, फिर एक बार और इंटीग्रेशन, 2 बार इंटीग्रेशन करिए, काम खत्म। तो चलिए सबसे पहले एक बार इंटीग्रेट करते हैं हम लोग, तो लिखेंगे इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू v वी गेट, इसको एक बार v के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करिए, लिखिए इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू v, वी गेट,
क्या मिलेगा हमें, तो हमें मिलेगा यहाँ पे, जरा देखिए एक बार, जैसे यहाँ पे इसको अगर हम थोड़ा सा और अच्छे से लिख दें तो डेल बाय डेल भी लिख सकते हैं और फिर डेल जेड बाय डेल भी, मतलब इस क्वांटिटी का एक बार v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो इंटीग्रेशन अगर v के रिस्पेक्ट में करिए तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हट के सीधा डेल जेड बाय डेल भी बचेगा, तो मतलब एक बार इंटीग्रेट करिएगा तो बचेगा इधर डेल जेड बाय डेल भी बचेगा। चूंकि v के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो u एज अ कांस्टेंट ट्रीट हुआ था, क्योंकि u का वैल्यू क्या था आप बताइए, u का वैल्यू था y माइनस एक्स बराबर c1 था, तो u तो एक कांस्टेंट ही है, तो यही चीज यहाँ पे हम लिखने वाले हैं कि यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन ऑफ u, v के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन किए हैं एक बार तो ऐसा आ गया, आया ना जी, एक बार हम v के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया तो एक बार ऐसा आ गया, फिर अगेन हमको फिर से v के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा, अगेन इंटीग्रेटिंग, देखिए अगेन इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू v, वी गेट, फिर से जब v के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे हम, तो अब देखिए एक बार फिर से रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक बार जिसका डिफरेंशिएशन है v के रिस्पेक्ट में एक बार इंटीग्रेशन तो कट जाएगा, तो सीधा बचेगा z बचेगा इधर, तो इधर बचेगा z हमारे पास, इधर में क्या होगा जी, fu तो कांस्टेंट ना है, बताइए fu हम v के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो कहीं पर अगर हमारे पास ऐसा रहता है जी कि 2 रहता है, कोई कांस्टेंट रहता है, अगर हम उसको v के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दें तो 2 तो बाहर हो जाएगा, dv का इंटीग्रेशन भी हो जाएगा, उसी तरीके से ये तो कांस्टेंट है तो इसका बाहर होगा और v आ जाएगा इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट dv का, तो v हो जाएगा और f ऑफ u होगा यहाँ पे, है ना, एफ ऑफ यू बाहर है, इसका डीवी का इंटीग्रेशन भी, और फिर से एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट देना पड़ेगा, तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं, एफ के बाद जी कर देते हैं, चलिए जी ऑफ यू कर देते हैं इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट अगेन, तो दिस इसको लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल वेरिएबल, तो इसी को अगर लिखना चाहे कि नाउ यूजिंग द वैल्यू ऑफ यू एंड वी देन वी हैव, नाउ यूजिंग द वैल्यू ऑफ यू एंड वी वी हैव, हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास z का जो वैल्यू होगा, z का जो वैल्यू होगा यहाँ पे u v का वैल्यू कितना है y प्लस एक्स है, फंक्शन ऑफ u का वैल्यू कितना है y माइनस एक्स है, प्लस फंक्शन ऑफ यहाँ g ऑफ कितना है u का वैल्यू y माइनस एक्स है, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। चलिए तो एक बार सभी स्टूडेंट हमको कमेंट करके बताइए कि क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आया, एक क्वेश्चन और करवा दे क्या, चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और करवा दें, चलिए बोलिए, एक क्वेश्चन और करवाएं कि इसको हम पीडीएफ के रूप में ओपन करके दिखा दें आप लोग को, पीडीएफ में दिखा दीजिए। चलिए बताइए सब लोग, एक और करवाएं कि कैसे करें, पीडीएफ में दिखाए। चलिए तो हम इस क्वेश्चन को होमवर्क के रूप में दे देते हैं, जैसे हमने अभी देखा कि भाई सेकंड ऑर्डर का जो लीनियर पीडीई है कुछ नहीं था, जैसे हाइपरबोलिक हुआ तो हमने लास्ट क्लासेस में देखा, कुछ क्वेश्चंस भी करा, पैराबोलिक रहा तो आज के क्लासेस में हमने वर्किंग प्रोसीड्यूर को समझा और किस तरीके से क्वेश्चन करते हैं आपने देखा, ध्यान दिए होंगे आप लोग कि इसमें इससे डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक जगह भी सिलेक्ट करने में डिफरेंस है, बाकी ऑलमोस्ट सेम है, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन क्या ही करवाएंगे, नेक्स्ट इलेक्टिव भी पढ़ना है हमें, तो हम क्या किया स्टूडेंट कि भाई अभी हम लोग एक क्वेश्चन तो यहाँ पे पढ़े, इस क्वेश्चन को हम लोग देखें, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चन है हम आप लोग को होमवर्क दे देते हैं, यहाँ पे देखिए जो 2 क्वेश्चन है कि रिड्यूस द फॉलोइंग पीडी टू कैनोनिकल फॉर्म, 2 क्वेश्चन ये होमवर्क के रूप में है, ठीक है, ये आपको खुद से बनाना है, घर में ट्राई करना है, ठीक, कुछ हो सकता है कि आपको डाउट आए, इसीलिए हम क्या सोच रहे हैं कि इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे पीडीएफ के रूप में सॉल्यूशन को हिंट कर देते हैं, जो कि आप यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो अभी हम क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दिए हैं वही क्वेश्चन यहाँ पे है कि रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है, ये होमवर्क को जस्ट हिंट कर दे रहे हैं, देखिए क्या है क्वेश्चन कि वाई स्क्वायर आर माइनस 2xy एस प्लस एक्स स्क्वायर टी इक्वल टू 0, फिर दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से, तो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर लीजिए, क्या गिवन पीडी इज एकदम ऐसे हम लिखेंगे कि वाई स्क्वायर आर माइनस 2xy एस प्लस एक्स स्क्वायर टी इक्वल टू 0 है, तो कोई बात नहीं, कंपेयरिंग इट विद द इक्वेशन क्या कि आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू 0, इसे कंपेयर करिएगा तो वी गेट, यहाँ पे आर के साथ जो है उसको कैपिटल आर बोलते हैं, तो क्या हो गया वाई स्क्वायर मिला, यहाँ पे कैपिटल एस क्या मिला माइनस 2xy मिल गया, यहाँ पे माइनस 2xy,
कैपिटल टी क्या मिल गया यहाँ से, एक्स स्क्वायर मिल गया। तो अब हम ये क्वांटिटी निकालेंगे एक्स एस स्क्वायर माइनस 4RT, तो इसके जगह पे क्या था माइनस 2xy का होल स्क्वायर किए माइनस 4r, ये टी है, देखिएगा 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर कितना हो गया 0। तो मतलब हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि सो गिवन पीडी इज पैराबोलिक, क्योंकि एस स्क्वायर माइनस 4RT क्या हो गया 0 आ गया, तो मतलब गिवन पीडी जो है पैराबोलिक हो गया जी। पैराबोलिक होने के बाद क्या करते हैं अगला स्टेप कि नाउ लैम्डा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो लैम्डा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है कि आर लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा प्लस टी इक्वल टू 0। तो वहाँ यहाँ पे वाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर माइनस 2xy लैम्डा प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इस तरीके से है, ठीक ना भाई। यहाँ पे आर का जो वैल्यू था वो लिखे, एस का जो वैल्यू माइनस 2xy था वो लिखे, टी का वैल्यू जो था वो लिखे। अब देखिएगा यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, कैसे, तो वाई लेमडा को ए मान लीजिए, उसका होल स्क्वायर है, फिर यहाँ पे 2 इंटू ए की जगह पे यहाँ पे एक्स वाई लेमडा है, देखिए 2 इंटू ए और बी की जगह पे एक्स है, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, तो वाई लेमडा माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, मतलब वाई का वैल्यू क्या आएगा यहाँ से। आप देखिएगा अभी कुछ इस तरीके से, देखिए अगर आप यहाँ से देखिएगा ऐसे, तो यहाँ पे जब सॉल्व करिएगा तो यहाँ मतलब कि वाई लेमडा माइनस एक्स इक्वल टू 0, ये हो गया ना, वाई इसका होल स्क्वायर 0 का मतलब ये 2 टाइम्स है, जो भी आएगा वो 2 बार रिपीटेड है कि एक बार ये फिर अगेन एक बार ये। यहाँ सॉल्व करेगा तो y, देखिए y लेमडा बराबर कितना होगा x, फिर लेमडा का वैल्यू कितना होगा x बाई वाई हो गया, तो लेमडा का वैल्यू x बाई वाई, सेम यही चीज एक बार तो फिर से और x बाई वाई आ जाएगा एक और लेमडा का, तो लेमडा का वैल्यू x बाई वाई, तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसके बाद यहाँ पे आ गया, तो अब x बाई वाई आ गया एक वैल्यू, तो हम देन कॉरस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे लिखाएगा, dy बाई डी एक्स प्लस एक्स बाई वाई इक्वल टू 0, इसको सॉल्व किए उधर भेजे तो माइनस एक्स बाई वाई हो गया, फिर यहाँ पे y को इधर ले dx को उधर भेजिए तो वाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स डी वाई। जब इसको इंटीग्रेट करिएगा तो y का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई 2, x का इंटीग्रेशन इधर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी वन बाई 2, तो नीचे से 2 सबको काट दिए तो क्या आएगा वाई स्क्वायर, इधर माइनस एक्स स्क्वायर इधर ले आएगा तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू C1, ठीक है। अब यहाँ से इसी चीज को हम u मानते थे, तो हमने मान लिया कि लेट u इक्वल टू ये हमने मान लिया कि नाउ वी विल चूज a को काट के लिखेंगे कि नाउ वी विल चूज b विच इज लीनियरली इंडिपेंडेंट ऑफ u, कि u से लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो लेट v इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या था जी वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था, तो जस्ट उससे मिलता जुलता वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माने। अब ये मानने से काम नहीं हो जाता, उसको चेक भी करना है कि इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, कैसे चेक करेंगे जैकोबियंस लगा करके, तो सच दैट जैकोबियंस हमने करा, तो जैकोबियंस का जो वैल्यू आ रहा है वो नॉन जीरो आ रहा है, हम यहाँ शॉर्ट में लिख दिए, यही चीज हम बोर्ड वगैरह पे लिखते तो फिर खूब डिटेल में बताते, पर जैकोबियंस का वैल्यू आप लोग सब्स्टिट्यूट करिएगा, डिफरेंशिएशन करके यहाँ पे पुट करिएगा तो नॉन जीरो आएगा, ठीक। तो मतलब लिख देंगे हेंस यू एंड वी आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, वो सब आप अंडरस्टूड है लिख लीजिएगा। देखिए पी का जब वैल्यू निकालने के लिए जाएंगे तो डेल जेड और डेल एक्स का वैल्यू ना एक फैक्टर में आ रहा है, यही यहाँ पे सीखना था स्टूडेंट, जो हम पिछले क्वेश्चंस में भी आपको बताए थे, याद है हाइपरबोलिक वाले में कि डेल जेड बाई डेल एक्स का वैल्यू हमें फैक्टर के रूप में आ रहा है 2x इंटू में दिस, मतलब एक साथ नहीं पुट कर सकते फिर से पिछली बार के ही जैसा, और यहाँ ऑपरेटर निकाल लिए ऐसे। फिर इस तरीके से डेल जेड बाई डेल वाई का वैल्यू उसकी क्यू बोले तो डेल जेड बाई डेल वाई का वैल्यू फिर से फैक्टर में आ रहा है, और डेल बाई डेल वाई ऑपरेटर निकाल लिए। फिर अब इसी तरीके से स्टूडेंट जब हम r का वैल्यू निकालने जाएंगे डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर, तो डेल बाई डेल एक्स यहाँ पर डेल जेड बाई डेल एक्स, तो डेल बाई डेल एक्स को रहने देंगे, डेल जेड बाई डेल एक्स का वैल्यू चूंकि फैक्टर में था दोनों एक साथ नहीं पुट करेंगे हम, बस यही यहाँ पे सीखना था, बाकी सब सेम है। तो डेल बाई डेल एक्स यहाँ पे ये एज इट इज रखे, फिर अब क्या होगा जी 2x को पहले इसको रखिए, इसका डिफरेंशिएशन 2x का डिफरेंशिएशन 2, देखिए इसको हमने रखा 2x का डिफरेंशिएशन 2, अब आगे हम 2x को रखे इसका पे लगा दिए डेल बाई डेल एक्स, नेक्स्ट आइए 2 का आगे कर लिया हमने ये रखा, फिर अब हम इसमें यहाँ पे 2x बाहर है, इस डेल बाई डेल एक्स का जो वैल्यू था वो अब यहाँ पे ला करके रख रहे हैं, ये एज इट इज यहाँ पे बाहर है, ठीक। इस तरीके से हम थोड़ा सा और आगे सॉल्व करेंगे, तो फाइनली ये 2x को बाहर करेंगे तो 2x इंटू 2x 4x स्क्वायर, इसको जब आपस में अंदर में सॉल्व करें तो ये आएगा, दिस इज रिलेशन नंबर 8, r का वैल्यू आ गया। इसी तरीके से r का वैल्यू आया, अब हम इसी तरीके से s का वैल्यू निकालेंगे, सेम वही कॉन्सेप्ट से, यहाँ पे फैक्टर में था तो अभी दोनों एक साथ पुट नहीं किया, डिफरेंशिएशन वगैरह करके इस तरीके से फिर हमको s का वैल्यू मिल जाएगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे t का वैल्यू सेम रूल उस तरीके से निकलेगा, तो t हमारे पास ऐसा मिल जाएगा, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ r s एंड t इन रिलेशन नंबर 1, r का इतना बड़ा वैल्यू है, s का इतना बड़ा है, t का इतना बड़ा, तो क्या था y स्क्वायर इंटू r था, तो y स्क्वायर इंटू यहाँ तक r हो गया है, देख रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, ये बहुत समझने वाली बात है, वाई स्क्वायर यहाँ से यहाँ तक r हो गया, फिर माइनस 2xy यहाँ से यहाँ तक s हो गया, फिर प्लस s एक्स स्क्वायर यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक t है, तो t का जो वैल्यू है वो लिखा गया यहाँ पे, तो यहाँ पे सब पुट कर दिए, पुट करने के बाद खूब अच्छे से कि डेल जेड बाई डेल यू कहाँ है कॉमन करिए, डेल जेड बाई डेल भी कहाँ है, फिर ये सब कॉमन वगैरह करने के बाद
आपको जो सॉल्यूशन मिल जाएगा कुछ इस तरीके से यहाँ तक पहुंचेंगे, और फिर फाइनल सॉल्यूशन जो मिलेगा स्टूडेंट वो कुछ यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज होगा, यहाँ पे 16x² का वैल्यू जो है कुछ इस तरीके से हम करके यहाँ पे ला करके रखेंगे, और फाइनल जो हमको सॉल्यूशन मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा, del2z/del v² का कुछ वैल्यू ऐसा मिलेगा। जरूरी नहीं कि आप यहाँ तक ही निकालिए, थोड़ा आप पहले भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस तरीके से आप इसको देख लीजिएगा। और यहाँ पे HW में क्या हमने एक हिंट दिया है कि भाई HW जो बी नंबर क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी जो है वो HW है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर बी, इसी का 2 क्वेश्चन है ए और बी। उसका हिंट क्या है कि यू का वैल्यू xy आएगा, तो भी आप मान लीजिए v इक्वल टू सिर्फ x मान लीजिए। इस तरीके से स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे काम करेंगे। चलिए बताइए क्या ये आप लोग खुद से अब कर पाएंगे, कमेंट करके बताइए तो जल्दी से। चलिए सभी बच्चे बताइए क्या आप लोग अब कर पाएंगे ये पैराबोलिक वाला। तो नेक्स्ट क्लास में अगर आप लोग बोलेंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको हाइपर इलिप्टिक बता देंगे, मतलब आज के क्लास में हमने इसे भी कवर कर लिया। अगर आप लोग कहेंगे तो और क्वेश्चन बताएंगे, नहीं तो हम इलिप्टिक बता देंगे, और इलिप्टिक बोलिएगा तो आज शाम को ही बता के खत्म कर देंगे, काम खत्म चैप्टर का, फिर आपका रिवीजन होगा। बताइए जल्दी से। वेरी गुड। चलिए तो फिर अब आप लोग होमवर्क जो है दोनों होमवर्क खूब अच्छे तरीके से सॉल्व करिए, और फिर आप लोग अगर गेस्ट पेपर वगैरह लिए हो या हम लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कलेक्शन दिए हैं उसमें से देखिए कैनोनिकल वाला कौन कौन क्वेश्चन है, पैराबोलिक कौन है तो बनाइए, हाइपरबोलिक कौन है वो बनाइए, इलिप्टिक आज पढ़ा देंगे तो फिर सब बना पाएंगे आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।